नमस्कार। ये कहानी है नवादा की। आज हम 2025 के नवादा विधानसभा चुनाव के परिणामों का एक बहुत ही क्लिनिकल, डेटा आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये महज एक हार नहीं थी, बल्कि एक स्थापित राजनीतिक ढांचे का पूरी तरह से जमीनी स्तर पर ढह जाना था। हम सिर्फ इस हार का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि इसे सुधारने के लिए जो ब्लूप्रिंट चाहिए उसे भी समझेंगे। तो चलिए इस राजनीतिक अर्थशास्त्र की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27,594। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की हार का ये अंतर है। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि कैसे एक मजबूत सिस्टम जमीन पर पूरी तरह क्रैश हो गया। और सच कहूं तो हमारे डेटा विश्लेषण की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे 2025 के उस बड़े पतन से, फिर बात करेंगे कैसे नवादा की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे उम्मीदवार के विरोधाभास को, उन अनसुलझी शिकायतों को जिन्हें नजरअंदाज किया गया। फिर चतुर्मुख सिद्धांत पर बात करेंगे और अंत में समझेंगे वो विन बैक ब्लूप्रिंट जो सत्ता वापसी का रास्ता दिखा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2025 में हुए नवादा के पतन की। एक ऐसी हार जो पूरी तरह से स्ट्रक्चरल थी। अगर आप 2015 से 2025 तक के इन 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। 2015 में जिस पार्टी के पास 50% से ज्यादा वोट शेयर था, वो 2025 आते आते पूरी तरह क्रैश हो गई। उम्मीदवार विभा देवी का सफर इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर जीतती हैं और 2025 में जेडीयू के टिकट पर। ये साफ दिखाता है कि आज की राजनीति में वफादारी पार्टी से कहीं ज्यादा स्थानीय उम्मीदवार के अपने प्रभाव पर निर्भर करती है। अब इस वोट शेयर को देखिए। 2025 में जेडीयू 43.39% पर है, जबकि आरजेडी गिरकर महज 29.69% पर आ गई है। विपक्ष के इस तरह बिखरने के पीछे जनसुराज पार्टी का 9.60% और एएमआईएम का 6.37% वोट शेयर बहुत बड़ा कारण है। इन नई पार्टियों ने एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को इतनी बुरी तरह से बांट दिया कि नवादा की राजनीति अब दो ध्रुवीय यानी बायपोलर रही ही नहीं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, बदलती हुई जमीनी हकीकत। वो पुराना राजनीतिक गणित जो सालों से चला आ रहा था, अब खत्म हो चुका है। नवादा के जो डेमोग्राफी है वो मुख्य रूप से ग्रामीण है। यहाँ शहरीकरण सिर्फ 9.71% है। 63.14% ओबीसी और ईबीसी समुदाय की आबादी है और 25.47% एससी आबादी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीतने की कोई भी रणनीति यहाँ के कृषि और ग्रामीण मुद्दों पर ही केंद्रित होनी चाहिए। और हाँ, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से नागरिकों की गरिमा और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत हर नागरिक की निजता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा मकसद सिर्फ जनहित में एक जिम्मेदार संवाद स्थापित करना है। अब इस डेटा पॉइंट को देखिए जो बहुत कुछ कहता है। दशकों पुराना मुस्लिम यादव या MY समीकरण अब टूट रहा है। नवादा की 11.01% मुस्लिम आबादी में से एएमआईएम ने अकेले 12,835 वोट काट लिए। गणित बिल्कुल साफ है। अल्पसंख्यक मतदाताओं के आधे से ज्यादा हिस्से ने इस बार पारंपरिक गठजोड़ को नकार दिया है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक शिफ्ट है। चलिए अब तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर नजर डालते हैं, उम्मीदवार का विरोधाभास। यानी एक तरफ बेशुमार संपत्ति और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। यहाँ दो अलग अलग दुनिया आमने सामने थी। एक तरफ उम्मीदवार की प्रोफाइल 42.6 करोड़ रुपए की संपत्ति, 8 पेंडिंग क्रिमिनल केस और विधानसभा में पूछे गए सिर्फ 23 सवाल। और दूसरी तरफ नवादा के मतदाताओं की असली दुनिया, जहां कुल साक्षरता दर सिर्फ 59.76% है और गरीबी बहुत गहरी है। इस भारी सामाजिक और आर्थिक अंतर ने विरोधियों को प्लेट में सजाकर जंगल राज का नैरेटिव दे दिया। इस रणनीतिक चूक का निचोड़ यही है कि पार्टी अपने ही बुने जाल में फंस गई। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे तो थे, संसाधन थे, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, नैतिक वैधता और एक साफ सुथरी छवि, वो पूरी तरह गायब थी। दल बदल करने वालों को टिकट देने से उनका विकास का पूरा नैरेटिव अंदर से खोखला साबित हुआ। ये सब हमें चौथे और सबसे दर्दनाक पहलू की तरफ ले जाता है,
वोटरों की वो शिकायतें जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया, एक ऐसा परिदृश्य जो संकट से भरा है। जमीन पर उतरकर देखें तो लोगों का दर्द साफ दिखता है। सिंचाई के लिए राज्य के ट्यूबवेल केवल 63% जमीन कवर करते हैं। उद्योग धंधे हैं नहीं, इसलिए भारी पलायन होता है। डेटा बताता है कि यहाँ 49% छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 74% गर्भवती महिलाएं गंभीर एनीमिया से जूझ रही हैं। और तो और 78 बालू खनन पट्टों के सस्पेंड होने से लोकल स्तर की पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। इतनी बड़ी त्रासदियां थीं, लेकिन विपक्ष इन्हें अपना चुनावी मुद्दा ही नहीं बना पाया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता थी। इसी विफलता को समझने के लिए हम अपने 5वें हिस्से में चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि जमीनी संगठन कहाँ कमजोर पड़ा। स्थानीय पार्टी तंत्र को हम इन 4 पैमानों पर मापते हैं। पहला, इलेक्टोरल फेज। वोटिंग के दिन पार्टी जमीनी हकीकत से बिल्कुल कड़ी हुई थी। दूसरा, संगठनात्मक फेज। दल बदल की वजह से संगठन खोखला हो गया और पूरी तरह बाहुबलियों पर निर्भर रहा। तीसरा, नैरेटिव फेज। उम्मीदवार की दागदार छवि के कारण पार्टी हमेशा डिफेंसिव मोड में ही रही। और चौथा, रिसोर्स फेज। पैसा बहुत था, लेकिन उसे जमीनी नेटवर्क बनाने की बजाय दिखावे पर खर्च किया गया। नतीजतन कैडर की क्षमता को 5 में से महज 1.5 का स्कोर मिलता है। तो अब तक हमने जो देखा वो एक बड़े पतन का पोस्टमार्टम था, लेकिन राजनीति सिर्फ कमियां निकालने का नाम नहीं है। अब हम रुख करेंगे भविष्य की ओर। हम उस एक्शन प्लान को डीकोड करेंगे जिससे राजनीति को एकदम जीरो से, जमीन से दोबारा खड़ा किया जा सकता है। और यही है हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, द विन बैक ब्लूप्रिंट। सत्ता में वापसी की एक चरणबद्ध रणनीति। 2030 तक राजनीतिक जमीन वापस पाने का ये 4 फेज का ब्लूप्रिंट है। फेज 1, कैडर की सफाई और एक ऐसे युवा उम्मीदवार की खोज जिसकी छवि एकदम बेदाग हो। फेज 2, रुकावट नाम से रोजगार पर एक आक्रामक अभियान चलाना और अल्पसंख्यकों का विश्वास दोबारा जीतना। फेज 3, हर बूथ पर नेटवर्क बनाना, खास तौर पर 18 से 21 साल के युवाओं पर फोकस करना। और फेज 4, एक डिजिटल वॉर रूम तैयार करना जो वोटरों को बूथ तक ले जाने का काम करें। लेकिन यहाँ मैं एक बात फिर से दोहरा दूं, किसी भी आधुनिक तकनीकी रणनीति में नागरिकों के डेटा और उनकी निजता का सम्मान भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत होना ही चाहिए। एक जिम्मेदार और गरिमापूर्ण सार्वजनिक संवाद ही किसी भी सच्चे ब्लूप्रिंट की नींव होता है। इस रणनीति का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है नवादा स्वास्थ्य अभियान। जब सरकारी सिस्टम फेल हो रहा हो और 74% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हों, तो पार्टी को खुद आगे आकर प्राइवेट मेडिकल कैंप लगाने चाहिए। महज खोखले वादों से कुछ नहीं होगा। जब आप जमीन पर लोगों की सेहत सुधारने के लिए काम करेंगे, तो जो राजनीतिक विश्वास पैदा होगा वो लेन देन वाला नहीं, बल्कि एकदम सच्चा और टिकाऊ होगा। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ पैसा और पुराने जातिगत समीकरण आज भी आपको सत्ता दिला सकते हैं? या फिर आज के दौर में जीतने के लिए वोटरों की उन गहरी और खामोश तकलीफों को समझना जरूरी हो गया है जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041-602. Purpose Beyond Politics.